नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे प्राइम एजेंडाज पे होंगे डेटा रूल्स से रिलेटेड कुछ जानकारी, और जो चाइनीज़ आउटब्रेक है इस वायरस का उसको लेके कुछ बातों को समझेंगे। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। यहाँ पे रिवर इंटरलिंकिंग के फ़ायदे और नुकसान को समझा जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या फॉल्ट्स हैं इनको कवर किया जाएगा। और अफ्रीका के अंदर चाइना का गेम प्लान क्या है उसको समझेंगे, और साथ साथ इंडस स्क्रिप्ट से जुड़ी कुछ बातों को यहाँ पे जाना जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, और थोड़ा फ्रंट पेज पे देखते हैं कि क्या खास खबरें हैं। सो स्टैम्पेड हुआ है यहाँ पे। क्राउड मैनेजमेंट जो है बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है इंडिया के अंदर। लुक एट द साइज ऑफ पॉपुलेशन दैट वी आर हैविंग, सो इट्स अ डिफ़िकल्ट वन। अब बात करते हैं डेटा रूल्स से रिलेटेड कुछ जानकारी समझेंगे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि कुछ क्लैरिटी गवर्नमेंट लेके आएगी। देखिए, हम डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और अगर आप डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो बिना डेटा प्रोटेक्शन के पॉसिबल नहीं है। आपको डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा, तभी आपकी डिजिटल इकोनॉमी बन सकती है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अदरवाइज लोग आपके यहाँ पे सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे अगर उनका डाटा जो है वो ब्रीच होता है तो उसको लेके क्लैरिटी गवर्नमेंट लेके आने वाली है विद सम रूल्स। वही यहाँ पे बात की गई है। इससे पहले हम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं 2023 के अंदर, एंड दिस इज इन लाइन विद दैट। उसी के हिसाब से ये आगे चलती हुई चीज़ है। तो अब एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, कई बार यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, ये भी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। प्रीलिम्स का सवाल है 2019 का, और ये मेंस का सवाल है 2018 का। सो जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। और इस डेटा प्रोटेक्शन लॉ को मतलब 5 बार इंट्रोड्यूस किया गया, फिर गवर्नमेंट वापस ले लेती थी, क्लैरिटी नहीं आ रही थी। अभी भी कुछ बातों को लेके जो है डाउट है यहाँ पे। वो मुद्दा है डेटा लोकलाइजेशन का। ठीक, अब ये डेटा लोकलाइजेशन होता क्या है? सो बेसिकली इंडियंस हम बहुत बड़े नंबर में डाटा जनरेट कर रहे हैं। तो वी आर द जनरेटर्स ऑफ यू कैन से दिस डाटा, एंड आइडिया इज दिस, ये डाटा इंडिया में ही रहना चाहिए, हमारी ही सोवरेनिटी के अंदर रहना चाहिए। दैट इज द बिग 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 कंक्लूजन, बिकॉज प्रेजेंट टाइम में ये जो डाटा है, डाटा इज द न्यू ऑयल, डाटा इज द न्यू सॉयल। सब कुछ डाटा ड्रिवन चल रहा है, और इंडियंस का डाटा इंडिया में रहना चाहिए। उनकी प्राइवेसी जो कंसर्न है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एड्रेस करनी ज़रूरी है। कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स जो है ये लॉ हम लेके आए थे, और मुद्दा कहीं ना कहीं अभी भी डाटा लोकलाइजेशन का रखा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट इंडियन। सब जो है फॉरेन बेस्ड है, और उनके जो डाटा स्टोरेज के सर्वर्स हैं वो भी बाहर ही बेस्ड हैं। तो इंडिया का सारा डाटा एक तरीके से बाहर जाता है। तो ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है। उसके अंदर होगा क्या? देखिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को कभी डाटा को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या पता सामने वाला जो इंटरमीडियरी है वो उसको शेयर करने को रेडी ना हो, तो वहाँ पे कुछ कंसर्न्स बेसिकली आते थे। बट मोर और लेस गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स लेके आएगी एंड थिंग्स विल बी फाइन। सो उसी के हिसाब से चलती हुई चीज़ है ये। अब एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि भी डेटा प्रोटेक्शन एंड प्रिवेसी ऑफ सिटीजन नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसे ही ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन लेके आता है इंडिया के अंदर भी, तब ये डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि भाई हमें भी इंडिया के अंदर डेटा प्रोटेक्शन अरेंजमेंट चाहिए। अच्छा, यूरोपियंस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डेटा लोकलाइजेशन। वो मतलब इतने तक करते हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज भी वहाँ पर ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू डाटा लोकलाइजेशन। कि भी यूरोपियंस का जो डाटा है वो यूरोप में रहे। सर्वर अगर आपको बिजनेस करना है तो आप यूरोप में जाके अपना सर्वर एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करता है। अब ऐसे में क्या होता है, सर्वर उधर बढ़ाना, कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको देखते हुए बिजनेस जो एंटिटीज़ हैं वो इसको पसंद नहीं करती हैं इतना। बट हमारी प्राइवेसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। नो रिपोर्ट ऑफ एनी अनयूजुअल आउटब्रेक पैटर्न ऑफ दिस वायरस इन चाइना राइट नाउ। तो डब्ल्यू की तरफ से क्लैरिटी आई है। अब देखो, पिछली बार जब कोविड आया था डब्ल्यू के ऊपर सब लोग डाउट कर रहे थे कि भी ये क्या वाकई ही किसी पेंडेमिक के साथ डील करने को रेडी है। और ये भी एलिगेशन उठे थे कि डब्ल्यू का जो मेजर फंड प्रोवाइडर है आज की डेट में,
दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना। सो WHO नेवर क्रिटिसाइज चाइना, और पिछली बार जब कोविड आया था तब भी उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया था और काफ़ी एलिगेशन जो है लगे थे यहाँ पे। तो अभी भी कुछ वैसी ही चीज़ ये बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम अभी चाइना में नहीं है बिकॉज दे आर कंपेयरिंग इट विद कोविड, और वैसी ही चीज़ है। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ दो टाइप के सवालों को देखेंगे। तो मेंस 2020 का क्वेश्चन ये कह रहा था कि भी पॉवर्टी इंक्रीज हो गई थी कोविड आने के बाद। तो इन्होंने कहा कि भी कोविड का जो पूरा प्रोसेस था उसने सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको बढ़ा दिया और पॉवर्टी को इंक्रीज कर दिया। अब देखो मेंस 2022 का क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का था। वो कह रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या फॉलो किए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। अब देखो इस पर्टिकुलर HMPV की अभी तो वैक्सीन हमारे पास है नहीं, बट स्टिल इट विल बी प्रोड्यूस्ड। और इंडिया के अंदर बोला जाता है कि इट इज़ लाइक अ कॉमन फ्लू फॉर अस। हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी तक तो इसका है नहीं, 2-4 पेशेंट जरूर देखने को मिले हैं। तो पहली चीज़ आपको समझनी है कि वैक्सीन काम क्या करती है। तो बेसिकली वैक्सीन के अंदर एक एंटीजन प्रेजेंट होगा। ये एंटीजन या तो वीकेंड पैथोजन होता है या इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है, ठीक। मतलब उस पैथोजन से जिससे बीमारी होती है ना, वो वीक फॉर्म में आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है। उसका होगा क्या इम्पैक्ट, वो आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। अब उस वायरस के अगेंस्ट, वीक वायरस के अगेंस्ट या वीक यू कैन से पैथोजन के अगेंस्ट आपकी बॉडी ने वो एक तरीके से इम्यून सिस्टम एक्टिव कर लिया। तो जब इफेक्ट आएगा मेजरली आपको, जब डिजीज आएगी या फिर वो वायरस इन्फेक्ट करना शुरू करेगा, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर होगी और आप बच जाओगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करना, इतना एक्टिव करना कि वो एक नेचुरल एबिलिटी डेवलप करे उस वायरस से लड़ने के लिए। और साथ साथ मेमोरी सेल्स को एक्टिव करना कि भाई उनको एडवांस में पता हो कि हाँ इस टाइप का पैथोजन आएगा तो आपकी बॉडी पहले ही प्रिपेयर्ड है। उसी सीक्वेंस में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देगी जो जाके उस पैथोजन से लड़ लेंगे और उनको खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रिपेयर्डनेस होती है यहाँ पे। अब देखो, अब पहली चीज तो हमने देख ली कि किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। इंडिया के अंदर जो सिस्टम था कोविड के रिलेटेड, तो हमने कोवैक्सीन यहाँ पे बन रही थी और एक कोविशील्ड थी। कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड से वैक्सीन आ रही थी, मैक्सिमम लोगों को कोविशील्ड लगी है। कोवैक्सीन के पीछे क्या जो लॉजिक था, हम इनएक्टिवेटेड वायरस को यूज करते थे, इसके अंदर वीकेंड वायरस यूज करते थे, ठीक है। वो वीकेंड वायरस आपकी बॉडी में जाके आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता था। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, कोवैक्सीन कॉस्टली क्यों थी, क्योंकि उस वायरस को लेना और उस वायरस को वीक करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉस्टली और लंबा था, लॉन्ग प्रोसेस था। इतनी आसानी से वो वायरस जो है वो वीक नहीं होता था। सो दैट वाज द गेम हियर। अच्छा, कोविशील्ड का फिनोमिनन डिफरेंट था। इसके अंदर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया था कि भी कैसे एक जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला सिस्टम आपकी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन को एक्टिव करेगा। ये वही स्पाइक प्रोटीन था जो एक तरीके से कोविड के साथ एसोसिएटेड होता था। तो अब आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर होगी थी एडवांस के अंदर, और जब भी आपको कोविड हुआ भी होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी कम था होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज वगैरह ऑलरेडी प्रेजेंट थी। सो दिस वाज द ओवरऑल वर्किंग सिस्टम ऑफ दिस वैक्सीन अरेंजमेंट। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे बढ़ा दी कोविड ने, या कोई भी वायरस, कोई भी डिजीज कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहली चीज़ आपको देखा होगा, माइग्रेंट क्राइसिस, जॉब लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों को, सब कुछ लॉकडाउन के अंदर शट हो गया था। और दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पे, अब इस टाइम पे हमें रिलीफ किसने दिया था इतने बड़े स्केल में, जब लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जा रहे थे, तो इट वाज MG नरेगा, वहाँ से हमें रिलीफ मिला था, ठीक है ना। उसने जो है लोगों को काफ़ी नौकरियाँ दी उस समय डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर। दैट वाज द आइडिया हेयर, ओके। डिसरप्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, हम ऑनलाइन पे गए, बट स्टिल इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव, उतना इफेक्टिव नहीं था ये, ठीक है। ऑनलाइन पे कोशिश की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था, ये सारी प्रॉब्लम आई यहाँ पे। सो चैलेंज सबसे बड़ा ये था, और ऑनलाइन एजुकेशन जो है लोगों को कुछ खास पसंद भी नहीं आई। तो इट्स द टेक, आपका अपना टेक है कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़, इसने इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है यहाँ पे। नॉर्मली जब हम हेल्थ की बात करते हैं, दिस हेल्थ केयर इट्स अ स्टेटलेस सब्जेक्ट,
ये आपके स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और डिफरेंट स्टेट्स दे हैव डिफरेंट कैपेसिटीज, ओके। एंड ये चीज़ हाईलाइट भी हो गई थी वहाँ पे। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है और वो एक तरीके से हाईलाइट हो जाना, एंड दैट वाज यू कैन से सॉर्ट ऑफ एन अलार्मिंग थिंग। काफ़ी नुकसान जो है यहाँ पे हुआ था। माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखा ही था कि किस लेवल का माइग्रेंट क्राइसिस था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी जिसकी वजह से जो है हम कोविड को थोड़ा बहुत हमने नुकसान उठाया इंडियन इकोनॉमी ने, और वो आज तक भी उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए यू नीड टू हैव अ पॉलिसी। तो फ्यूचर के अंदर कोई पेंडेमिक आ जाए तो कैसे हमारे रिस्पॉन्स होने चाहिए, उसके लिए आपको एक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी। सरकारी पॉलिसी लेके आओ, बहुत ज़रूरी है ये। अभी क्या है ना, आप ब्रिटिश एरा के लॉज के अंडर पेंडेमिक को डील करते हो, तो दे आर नॉट इक्विप्ड टू डील विद द 21st सेंचुरी इश्यूज। 21st सेंचुरी के मुद्दे अलग हैं, इसलिए वो ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप प्लीज चैलेंजिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट लॉ, ओके। तो पहले चीज़ पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि भाई ये कानून गवर्नमेंट लेके आई इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोविजन है। तो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में एक कमेटी बनेगी। कमेटी के अंदर होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो आप, इसके अंदर दो लोग तो गवर्नमेंट के हो गए, एक हो गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो चलेगी किसकी? डेफिनेटली गवर्नमेंट की चलेगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर खुद और वो एक मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट डाला। अब दूसरी चीज समझो, ये अरेंजमेंट आया कब? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा था कि 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब ये देखो कितना उलट पुलट काम कर दिया। एंड पैनलमेंट तो कर दिया इन्होंने कि भाई हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी नेम सिलेक्ट करेगी वगैरह वगैरह, लेकिन फुल लेटर एंड स्पिरिट के अंदर ये कंप्लायंस नहीं है। कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो इन्होंने हटा ही दिया और गवर्नमेंट अपने 2 इंडिविजुअल्स डाल रहा है। तो इट मीन्स दैट उन्हीं की पसंद का इंडिविजुअल जो है, बंदा जो है, वो वहाँ पे आके आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर या बाकी इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तो अब उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर, भाई सरकार ये कर रही है, कोर्ट की इंस्ट्रक्शन कुछ और थी और गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ और कर रही है। अब देखो कोर्ट की इंस्ट्रक्शन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक। हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई इलेक्शन कमिश्नर जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर तो एटलीस्ट आप अच्छे से सिलेक्शन कमेटी लेके आओ, नहीं तो उससे पहले क्या होता था, सरकार अपनी पसंद के इंडिविजुअल को इलेक्शन कमिश्नर बना देती थी। तो अब जुडिशियल एक्टिविस्ट रोल दिखाते हुए कहा कि भाई हम बताएंगे क्या करोगे। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट ही है लॉ मेकिंग एंटिटी, ये समझना है, ठीक। लॉ मेकिंग काम किसका है? पार्लियामेंट का है। वो डिसाइड करेंगे किसको अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है। तो कोर्ट का रिकमेंडेशन कहीं ओवर रीच तो नहीं है, या अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के इस पूरे डिसीजन के पर कोर्ट इंटरवीन करती है तो विल इट कॉज यू कैन से जुडिशियल ओवर रीच। अब वो डिबेट हमें यहाँ पे देखनी होगी कि क्या इसका कंक्लूजन आएगा, ठीक। एट प्रेजेंट दिस इज द अरेंजमेंट जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन चल रहा है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ये होना था। तो वी नेवर नो व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू टर्न अप। ये अभी सुनवाई चल रही है, मे बी सुप्रीम कोर्ट पुराने वाली कहानी अपनी दोहरा दे कि भी हमने जैसा बताया था आप वैसा कीजिए। उस केस में गवर्नमेंट कहेंगे कि भी आप तो जुडिशियल ओवर रीच कर रहे हो एक्टिविज्म के नाम पे, ठीक है। दिस इज द होल डिबेट। तो रिवर इंटरलिंकिंग द फोंट ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर, ये है मेंस 2020 का सवाल। और अब बात सिंपल सी चल रही है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक। इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, केन बेतवा की पूरी कहानी चल रही है यहाँ पे। इसके क्या फायदे नुकसान है उससे जुड़ी हुई बात जो है इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो पहला फायदा है इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे वाटर स्कार्स एरिया है आप वहाँ तक पानी पहुँचा पाएंगे। और स्पेसिफिकली केन बेटवा के अंदर तो बुंदेलखंड का ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज है और वहाँ तक आप पानी को पहुँचा पाएंगे। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्लड मिटिगेशन होगा, ठीक है, और एनहांस्ड नेविगेशन होगा। नेविगेशन हम लोग ऑलरेडी यू कैन से वाटर ट्रांसपोर्ट को लेके आना चाहते हैं पूरे इंडिया के अंदर, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेंगे, ठीक है।
फ्लड मिटिगेशन भी हो जाएगा। इंडिया के अंदर एक साल में दोनों कहानियां देखने को मिलती हैं, एक तरफ सूखा पड़ता है, ड्रॉट आता है, एक तरफ बाढ़ आती है। तो अगर रिवर्स इंटरलिंक होंगी तो वाटर सरप्लस रिवर से जो पानी है वो वाटर स्कार्स रिवर तक पहुंचाया जा सकेगा। इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन देखिए, एनवायरनमेंट इससे इम्पैक्ट होगी, बिकॉज आप इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो, रिवर के जो नेचुरल फ्लो है उसको आप यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी। कोस्ट एंड फिजिबिलिटी, इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा काम है ये पूरा करना। और ऐसा ना हो कि आप जो बाकी सोशल पैरामीटर्स के लिए पैसा बचा रखा था उसको आप हटा के इसकी तरफ चले जाओगे, वो चीज़ तो अच्छी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, बिल्कुल यहाँ पे इस डैम के कंस्ट्रक्शन से जंगल कटेंगे, ट्राइबल्स का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मल्टीपल डैम्स बनाए जाएंगे यहाँ पे, ये इंटरलिंकिंग के लिए डैम की ज़रूरत पड़ती है। कैनाल बनाई जाएगी तो उसके अंदर भी तो ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट लैंड आपका यहाँ पे जाएगा। लीगल एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स माइट इंक्रीज, बिल्कुल ये भी हो सकता है कल को। आज तो बुंदेलखंड और यूपी और एमपी जो है केन बेटवा को लेकर रेडी हैं, मे बी फ्यूचर के अंदर वो रेडी ना हो, एमपी विल से नहीं पानी हमें चाहिए, इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। क्लाइमेट चेंज की अनसर्टेनिटीज आपके सामने है। और आइडिया ये है भाई, इंटरलिंकिंग जैसी बड़ी चीज़ करने की बजाय आप सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पे जाओ, बट ऐसा होगा नहीं। मॉडर्न एरा है, वी हैव टू प्रोवाइड विद द मॉडर्न सॉल्यूशंस, एंड दिस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इज वन सच दैट। दुनिया में हुआ है, हमारे यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट इज देयर। अब देखो आज के एडिटोरियल ने क्या हाईलाइट किया है, इन्होंने चीज़ें बताई हैं। इन्होंने कहा कि भाई इंटरलिंकिंग की प्रॉब्लम एनवायरमेंट इम्पैक्ट की है, डिफॉरेस्टेशन होगा, नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ आपका इम्पैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। वाटर देखो, रिवर जाके आगे जाके समुद्र में मिलती है और डेल्टा बनाती है, और ये रिवर के सेडिमेंट्स ही होते हैं जो डेल्टा बनाते हैं, ठीक है ना। रिवर जो है वो सैंड और सेडिमेंट्स कैरी करती है, वो जाके वहाँ पे डेल्टा वाले एरिया में, समुद्र वाले एरिया में इकट्ठी होती है, जिससे बीच बनता है हमारा। अब यहाँ पे पीछे से पानी ही आपने रोक दिया, रिवर में वॉल्यूम नहीं है, डेल्टा बनेगा ही नहीं, तो जो बीचेस हैं उसके जो आसपास का एरिया वो भी इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ उस बेल्ट में होगा जहाँ पे वो कैनाल और वो सब बनाओगे, इसका इम्पैक्ट आगे जाके सी के अंदर भी होने वाला है। दैट इज द पॉइंट हियर। देन इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्क, पूरा देखोगे आप 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर आपको सोशो और एनवायरमेंटल कॉस्ट का तो अभी पता ही नहीं है जो हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। जॉब लॉसेस होंगे, अनरेगुलेटेड प्रोजेक्ट्स कैन लीड टू सोशो इकोनॉमिक डिसलोकेशन, बिल्कुल। ट्राइबल्स का पता ही नहीं है क्या होने वाला है। वाटर मैनेजमेंट इनएफिशिएंसीज यहाँ पे आएंगी, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट एंड एम्बिग्विटी इन लॉ। अब देखो आपको वाटर कंजर्वेशन करना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो बाकी चीज़ों पे फोकस करो ना। सिर्फ एक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करके आपको लगता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देन करप्शन इश्यूज आर गोइंग टू बी देयर, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स, कुछ स्टेप्स हमें लेने चाहिए, लाइक होलिस्टिक वाटरशेड मैनेजमेंट पूरा आपको लेके आना पड़ेगा, लोकल सिटीजन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एनजीओज को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, रेगुलेट वाटर यूजेज टू सस्टेन ग्राउंड वाटर सप्लाईज, ये आपको करना पड़ेगा। अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स, ड्रिप इरिगेशन लेके आइए, इसराइल का बेस्ट मॉडल माना जाता है, उनसे हम सीख सकते हैं, और कंट्रीज मतलब हमें हेल्प करने को रेडी भी हैं, ठीक है। अच्छा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को लेके हमें फोकस करना है। जो आपके यहाँ पे जो बाथरूम वगैरह में पानी यूज़ करते हो वो रिसाइकल हो सकता है बहुत आराम से, बट ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज वी हैव टू प्लेस एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। उसकी कॉस्ट है, वो आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज लेके आइए, बेटर रिसर्च कीजिए, हाउ वी कैन यू कैन से इम्प्रूव थिंग्स, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे वाटर कंजर्वेशन कर सकता है, ये सारी एक्टिविटीज आपको करनी है। सो दैट वाज द एडिटोरियल, ठीक है। अब चलते हैं फॉल्ट्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। तो सिंपल सी गेम, इन्होंने दो चार चीज़ें मुद्दे बताई हैं कि क्या चल रहा है अभी आज की डेट में। देखो हमारे यहाँ पे हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए हैं, ठीक है, और पीडीएस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है? तो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है। मतलब जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन को 5 किलो मिलना है, तो वो जो आपकी फेयर प्राइस शॉप है वो 4 किलो ही दे रहा है, ठीक है। ये रियलिटी है, और ये पुराने शहरों में देखने को मिलता है, बड़े शहरों में नहीं है। पीपल आर मोर अवेयर अबाउट इट, बट स्पेसिफिकली द यू कैन से टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ और टाउन्स, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। जो आपके फेयर प्राइस शॉप होते हैं वो परवाह नहीं करते चीज़ों की, ठीक।
दूसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ राइस, लोएस्ट क्वालिटी ऑफ राइस दिया जाता है इनको, ठीक है, और अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, उसना राइस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये एक खराब चीज़ है, ठीक। तो गवर्नमेंट को इसको लेके भी कैटेगराइजेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसको लेके क्लैरिटी कहीं ना कहीं लेके आनी चाहिए कि भी किस क्वालिटी का राइस आप देंगे, किसका नहीं देंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड्स कितने मेंटेन करके रखने हैं वो भी क्रिटिकल है। सो विदाउट डिफाइनिंग दो स्टैंडर्ड्स थिंग्स आर इनकम्प्लीट। देन इशू इज रिलेटेड टू द राशन कार्ड एप्लीकेशन, और कई केसेस में क्या है, देखिए आधार एनेबल्ड सिस्टम है, पेमेंट एनेबल सिस्टम है, लेकिन इंफॉर्मेशन कई जगह एक्स्ट्रा मांग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अब देखो एक बात बताओ, जिसको राशन की दुकान से लेना है, जो फेयर प्राइस शॉप पे डिपेंडेंट है, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो इतने पढ़े लिखे होंगे, तो इफ़ दे आर इलिटरेट तो उस केस में क्या करोगे आप, तो ये गड़बड़ होती है और उसकी वजह से एक्सक्लूजन भी हो जाता है। नाउ इफ समवन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, क्या आप उसको इस स्कीम के बेनिफिट नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, एंड दैट इज समथिंग विच इज पॉइंटेड आउट हियर। तो बेस्ट इज दिस, हमने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला सिस्टम किया है डीबीटी, वो बेस्ट है, वो लीकेजेस को ख़त्म कर देगा, उसी के ऊपर ही हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है, कि भी 5 किलो जितने के भी हों मार्केट में उतने का पैसा उनके अकाउंट में पहुंचा दो, इंस्टेड ऑफ भी आप एक कोई दुकान लगवाओगे, फेयर शॉप बनेगी और वो एक्टिव हो जाए, नहीं, उससे बेटर है कि आप पैसा ही लोगों के हाथ में दो सीधा, लेट देम डिसाइड, मार्केट से जाके ले लेंगे वो। दिस इज हाउ इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइनाज गेम प्लान इन अफ्रीका। देखो अफ्रीका की एक खासियत है, इट इज़ रिसोर्स रिच, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, और इंडिया एंड चाइना इफ़ यू टॉक अबाउट दे आर कॉम्पिटिटर्स, ठीक, हम दोनों ही कम्पीट कर रहे हैं। और कैसे कम्पीट कर रहे हैं, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहाँ पे, और इंडिया ने जापान के साथ मिलके हम बना रहे हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। अब लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्लो प्रोग्रेस चल रहा है काम, ठीक, उतनी फास्ट तरीके से काम नहीं हो रहा, ये गड़बड़ है इसके अंदर, बट स्टिल अ रोड मैप इज रेडी। तो बात करते हैं व्हाट चाइनीज आर डूइंग। चाइनीज आर बेसिकली दे आर एस्टेब्लिशिंग लीडरशिप स्कूल्स, जहाँ पे वो पॉलिटिकल लीडरशिप की ट्रेनिंग देने वाले हैं, ठीक। अब एक चीज़ समझ लो आप, अगर वो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की ट्रेनिंग दे रहा है, इट मीन्स दे आर बेसिकली एस्टेब्लिशिंग लीडर्स फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के अंदर वो एक चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं कि प्रो चाइना लीडर्स आए, ठीक, कोई भी चाइना को आंख ना दिखाए वहाँ पे, इस टाइप का उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है कहीं ना कहीं। और दिस इज हाउ इट इज़। काफ़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, अंगोला, नामीबिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया, जहाँ पे ये हो रहा है। कैसे किया जाता है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी क्या है इसके अंदर, तो मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें, चाइना मीडिएटर भी बन रहा है बहुत से डिस्प्यूट सेटलमेंट वाले एरिया में। तो अफ्रीका के अंदर भी जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, सो एज देर आर लॉट ऑफ यू कैन से एथनिक कन्फ्लिक्ट्स दैट आर एग्जिस्टिंग, चाइनीज जो हैं वो चाहते हैं कि वो उसके अंदर चीज़ों को ठीक करेंगे, और ग्लोबल स्टेचर चाइना का जो है वहाँ से इम्प्रूव होता है, दैट इज समथिंग दे वांट, एंड दिस इज हाउ इट इज़। सो दे आर बिल्डिंग टाइज, पॉलिटिकल टाइज विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनके साथ वो कर रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ चाइना इज़ एक्सपेंडिंग द इन्फ्लुएंस। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक अलार्मिंग चीज़ होगी, वी हैव टू मैच इट अप, वो इस लेवल की प्रिपरेशन पे जा रहे हैं। सो चाइना के साथ कैसा कंपटीशन है आपका, चाइना के साथ आपका जियोपॉलिटिक्स में तो कंपटीशन है ही है, प्लस आपका ट्रेड एंड इकोनॉमी के अंदर भी कंपटीशन होगा। सो दैट इज समथिंग सीरियस वी हैव हियर, और इसको ठीक करना जरूरी है, ठीक है। दिस वाज द आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं, डिसाइफरिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लें कुछ छूट तो नहीं गया है यहाँ पे। ओके, सो मोर और लेस थिंग्स आर कवर्ड, चीज़ें कवर्ड है यहाँ पे, आपकी एडिटोरियल्स हमने कवर कर ली हैं। बात करते हैं इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना क्यों ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हम इसको बोल रहे हैं, बड़ा एरिया है यहाँ पे, और पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान के अंदर स्कैटर्ड है, ब्रॉन्ज एज बोला जाता था। इसकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक, और इस पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है
अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ एक स्कॉलर्स बोल देते हैं कि ये ऐसी थी वैसी थी, बट अभी तक इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये उस टाइप पे अर्बन लाइफस्टाइल को शोकेस करती थी कि कैसे ग्रिड ग्रिड पैटर्न हुआ करता था वगैरह वगैरह। एंड इट इज कंपेयर्ड विद वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से मेच्योर सिविलाइजेशन, चाहे वो नाइल की हो चाहे वो टिग्रिस यूफ्रेट्स की हो, ठीक है, उनके साथ हम इसको इक्वेट करते हैं कि भाई हम इतने एडवांस हुआ करते थे उस टाइम के अंदर। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आपके प्लान्स होते थे, चंडीगढ़ जैसा था, मतलब इस लेवल तक की प्लानिंग थी। तो अब ये कहानी बोली है इन्होंने। अब डिसाइफर करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ मिस्ट्री स्क्रिप्ट। हमें आइडिया लगाना है कि क्या था इसके अंदर, एटलीस्ट कंपैरिजन करके आपको पता लग जाएगा ना कि आप कितने महान थे, कि मेसोपोटामियन और इजिप्शियन स्क्रिप्ट के साथ कुछ कुछ लिंक तो नहीं है। दूसरी चीज़, तमिलनाडु गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इंडस वैली स्क्रिप्ट का कुछ द्रविडियन लिंक है। तो वो द्रविडियन लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए दे सजेस्टेड कि भी हम इसको डिसाइफर करेंगे, और तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके लिए पैसा भी दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कुछ चीज़ों को बताया गया है। अच्छा, क्यों इनको ऐसा लगा कि भी ऐसा है, तो ये कह रहे हैं कि भी कुछ एक ऐसे साइंस हैं, ग्रेफिटी है, वो तमिलनाडु के अंदर जो हमारा संगम कल्चर था उसके साथ लिंकअप हो रही है, ठीक है ना, साउथ इंडिया के पास्ट के साथ लिंकअप हो रही है, उसको ये फाइंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट बीइंग पॉइंटेड आउट। अब देखिए यहाँ पे दो सवाल हमने डाले हैं PYQ के अंदर। पहला सवाल कह रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ हुआ करती थी, प्रीलिम्स 2021 का सवाल है। सो आंसर टू दिस इज धोलावीरा। फिर जाने में गए इसके अंदर, पूरा डिटेल में जानेंगे इसके अंदर भी क्या था पूरा धोलावीरा में और क्या था। सो दूसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। चंदहोद्रो इज द वन, कोट दीजी इज द वन, दिसलपुर इज द वन। सोघूरा को लेके डाउट है, तो इसको समझा जाएगा यहाँ पे क्या है। देखिए, सोघूरा इज लोकेटेड इन गोरखपुर, और कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका जो है वो यहाँ पे मिला था, तो ये हमारी इंडस वैली की साइट तो नहीं है। तो चंदहोद्रो है, कोट दीजी है, देसलपुर है, ये हरप्पन साइट्स में फाइंड काउंट होती है। अब बात करते हैं धोलावीरा की, तो ये खदीर बेल्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, और 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस था इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, हड़प्पा अभी पाकिस्तान में रह गया, राखीगढ़ी अभी तक इंडिया की सबसे बड़ी साइट है, ठीक है। उसके बाद आता है धौलवीरा की बात, और फोर्टिफाइड सिटाडेल आपको मिलता है। मिडल टाउन लोअर टाउन में डिवाइडेड था, ठीक। राजा ऑब्वियस है कि भी फोर्टिफाइड एरिया के अंदर रहा करता होगा, और जनता नीचे रहती थी। मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म था, ऑल दीज थिंग्स वर देयर, ठीक है। आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो कॉपर स्टोन टेराकोटा गोल्ड आइवरी, इनका जो है इस्तेमाल किया जाता था, और मिले भी हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि नो मोर्टल रिमेन्स ऑफ ह्यूमंस हैव बीन डिस्कवर्ड इन धौलावीरा। ह्यूमंस के अभी तक वहाँ पे जो है मोर्टल जो रिमेन्स हैं वो नहीं मिले हैं। सो दिस इज़ द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव फ्रॉम अस, ठीक है। अब एक बार अखबार के अंदर नज़र घुमा लेंगे, कुछ छूट तो नहीं गया है हमारा, तो जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। चलिए, सो वी हैव सीन इट व्हाट हैज़ बीन द केस। सो अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को ड्रैकोनियन क्यों बोलते हैं, तो देखिए इसके अंदर बेल मिलना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ओनस टू प्रूव दैट यू आर नॉन गिल्टी, इट लाइज ऑन द डिफेंस, ठीक। तो डिफेंस लॉयर मतलब आपको पहले खुद को बताना पड़ेगा कि आप नॉन गिल्टी हो। कोर्ट आपको क्या प्रिज्यूम करेगा, इस केस में कोर्ट आपको गिल्टी प्रिज्यूम करेगा। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो प्रिजम्पशन होती है वो ये होती है ना, इनोसेंट अनटिल गिल्टी, ठीक। लेकिन इस केस में कोर्ट आपको मानेगा कि आप गिल्टी हो, अब आपको अपनी जान खुद बचानी है। तो दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, और इसलिए यहाँ पे बेल वगैरह मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के प्रोविजन के अंडर, उतना स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। सो मोर और लेस थिंग्स हैव बीन कवर्ड। अच्छा, ये देखिए हम तालिबान को रीच आउट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द न्यू डेवलपमेंट एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। सी, whosoever is there in power in Afghanistan, India should accept them। हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो अपना देश चला रहे हैं, ये इंडिया की सरदर्दी नहीं है कि वो कैसे चला रहे हैं,
तो ये बात समझना है, हमको इंडियंस का इंटरेस्ट देखना है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग गाइडेड प्रिंसिपल. सो हुसएवर इज़ देयर इन दैट एरिया, हमें सबके साथ रेगुलरली एंगेज करना है. तो तालिबान वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड फोर्स है, वी हैव टू एंगेज विद देम. दिस इज़ व्हाट द होल थिंग इज़ गोइंग ऑन. ठीक है जी. सो दैट्स इट फॉर द डे देन. थैंक यू वेरी मच.